Hello, Bacha Party. Welcome to Head Start Education. I am your mentor Aman Singh, and in this video, we are going to discuss basic crop practices. In this video, we are going to discuss only some basic crop practices, and the remaining crop practices will be discussed in next video. अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है और बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, तो प्लीज फर्स्ट सी दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वीडियो। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर ये बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस होती क्या है। देखिए, जब भी कोई किसान, कोई भी फार्मर खेती करता है तो उस खेती करने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो उसे फॉलो ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है, वो जिस फार्म में, वो जिस खेत में खेती करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, उस खेत को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने का मतलब होता है उस खेत की जुताई होगी, मतलब उस फार्म में जो सॉइल है उसे सॉफ्ट किया जाएगा जिससे आसानी से उस सॉइल के अंदर बीज डाला जा सके। जब ये काम हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है क्या करना, बीज को बोना, जमीन के अंदर डालना, जिससे कि एक पौधा बाद में जर्मिनेट होके निकले। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा स्टेप होता है, जमीन में क्या डालेगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद डालेगा। डिटेल में हम हर स्लाइड को, हर चीज को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक बेसिक अभी समझ लेते हैं क्या है। तो वो क्या करेगा, खाद डालेगा। नेक्स्ट होगा फिर वो पौधे को पानी देगा। इरिगेशन का मतलब होता है टू गिव वाटर टू दी क्रॉप, जो हमारी फसल है उसे वाटर प्रोवाइड करना। जब हमारी फसल को वाटर मिलेगा देन वो ग्रो करने लगेगी, और जब वो ग्रो करने लगेगी तो उसी के साथ ग्रो करने लगेंगे जंगली पेड़ पौधे उस क्रॉप के आसपास। ठीक है, और इन जंगली पेड़ पौधे, दैट मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो ये वीड्स जो होंगे, ये जो जंगली पेड़ पौधे होंगे, ये हमारी फसल का खाना चुरा के खाएंगे, तो उससे भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी क्रॉप को। देन हम क्या करेंगे, हमारी फसल प्रॉपरली मैच्योर हो चुकी होगी और अब उसे काटा जाएगा। ठीक है, उस स्टेप को कहते हैं हार्वेस्टिंग, जिसमें हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है और उसे हम कट करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज। जब हम हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद क्रॉप में से अनाज को, ग्रेन्स को अलग कर लेंगे और उन्हें स्टोर करके रखा जाएगा। कहाँ रखते हैं, ग्रेनरीज में रखते हैं। आप लोगों के घर में गेहूं आते होंगे, इस टाइम गेहूं सबके घर में आ रहे होंगे, उन्हें कहाँ रखते हैं आप लोग, एक ड्रम में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सभी क्रॉप प्रैक्टिसेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली क्रॉप प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को क्या करना, लूज करना, सॉफ्ट करना। आप लोगों के यहाँ अगर गार्डनिंग होती होगी तो आपने देखा होगा आपके एल्डर्स क्या करते हैं, खुरपी से उस सॉइल को सॉफ्ट करते हैं। सिमिलरली अब ये जो हमारा फार्म है, जो खेत है, उसमें खुरपी तो यूज कर नहीं सकते, अदरवाइज कितने दिन लग जाएंगे उसको सॉफ्ट करने में। तो उसके लिए कुछ मशीन्स का यूज किया जाता है उस सॉइल को सॉफ्ट करने में। टर्निंग ऑफ सॉइल का मतलब होता है, अगर मान लो सॉइल कई लेयर्स की है, मिट्टी तो काफी मोटी होती है, तो जो नीचे वाली जो सॉइल है उसे ऊपर ले आना और जो ऊपर वाली सॉइल थी उसे नीचे ले आना। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी सारे नीचे होते हैं, जबकि ऊपर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसे जब हम टर्न कर देंगे तो फिर से न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ चुके होंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा पौधा लग जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, मतलब सॉफ्ट किया जाता है,
और टर्न किया जाता है, मतलब पलटा जाता है, नीचे की लेयर को ऊपर लाया जाता है, ऊपर की को नीचे भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोइंग कहते हैं। और ये किस इक्विपमेंट के थ्रू होती है? तो ये होती है प्लो की वजह से। अब ये प्लो क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बस अभी आपको क्या याद रखना है, प्लोइंग का मतलब होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, और ये किस इक्विपमेंट से करी जाती है? प्लो से करी जाती है। जब हमने सॉइल को सॉफ्ट कर दिया, उसे टर्न कर दिया, तब उसके बाद क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग में मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जब ये मान लीजिए खेत था, इस खेत पे जब आपने प्लोइंग करी तो सॉइल ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी, ठीक है, कहीं ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, कहीं कम इकट्ठी हो जाएगी। तो इस सॉइल को फिर फ्लैट करना है, दोबारा से क्या करना होता है? फ्लैट करना होता है, मतलब लेवल करना होता है, जिससे बराबर हो जाए हर जगह। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेवलिंग। इसके अलावा भी एक पार्ट होता है लेवलिंग का, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब पढ़ते हैं इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्लोइंग। तो प्लोइंग के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हैं हम लोग? प्लो का यूज करते हैं। और ये प्लो दिखता है ऐसा। आप में से बहुत सारे बच्चे तो इसे पहचान के होंगे। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। वेरी गुड। आपने देखा होगा, बुल के पीछे इसे बांध दिया जाता है, इसे अटैच कर दिया जाता है बुल के पीछे, और फिर वो बुल पूरे खेत में चलता है और उस खेत को जोतता है। दैट मीन्स प्लोइंग करता है। इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज बाय फार्मर्स, जिसे कि फार्मर्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, कई सारे काम के लिए। जैसे कि जब फार्मर्स को फर्टिलाइजर ऐड करना होता है, तब भी इस प्लो का यूज किया जाता है। जब टिलिंग करनी होती है, टिलिंग का मतलब होता है बेटा टू टर्न द सॉइल, मतलब सॉइल की ऊपर वाली लेयर को नीचे भेजना और नीचे वाली लेयर को ऊपर भेजना, इस प्रोसेस को ही टिलिंग कहते हैं। एंड तो इस टिलिंग को करने के लिए भी क्या करते हैं? प्लो का यूज करते हैं। और सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए, लूज करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? इस प्लो का। ये तो है ट्रेडिशनल वुडन प्लो, ठीक है, जो कि पहले यूज होता था, ठीक है, जब बुल का यूज किया जाता था किसमें? फार्म में, खेतों में। अब हो का भी यूज कभी कभी किया जाता है, किसमें? सॉइल को लूज करने के लिए या सॉइल में गड्ढा करने के लिए। आप सभी इस हो को देखते ही पहचान गए होंगे, सर ये तो फावड़ा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फावड़ा ही तो कहते हैं। यस। हो क्या है? A hoe is a tool. हो एक ऐसा टूल है that is used to dig up soil, जो कि सॉइल में गड्ढा करने के लिए यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है? टू रिमूव वीड्स, जंगली पेड़ पौधे हटाने के लिए यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है? एंड टू लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग अ सैपलिंग, मतलब बीज बोने से पहले जब सॉइल को लूज करना होता है, तो कभी कभी जब छोटे से एरिया में, मान लो एक गार्डन है आपका, वहां पे मुझे पौधे लगाने हैं, तो ऑफ कोर्स उस गार्डन में छोटी सी जगह में तो हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते। तो वहां पे सॉइल को लूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस फावड़े का, इस हो का यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था, जो ट्रेडिशनल वुडन प्लो है वो पहले यूज किया जाता था। आज के टाइम में उसकी जगह एक नया इक्विपमेंट आ गया है, जो कि ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है, और उसे हम कहते हैं कल्टीवेटर। ठीक है। अ कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन द लूजनिंग सॉइल। ये जो कल्टीवेटर, ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये कल्टीवेटर है, और ये ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है, यहाँ पे देखिए। और जब ये अटैच हो जाता है तो ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? सॉइल को लूज करने में। कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्लोज सिंस दे आर फास्टर। कल्टीवेटर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। किससे? प्लो से। अब एक बार देख लेते हैं कि कल्टीवेटर किस तरीके से सॉइल को लूज करता है। जैसा कि आप सभी ने देखा,
वो कल्टीवेटर ट्रैक्टर से अटैच था और सॉइल को लूज कर रहा था। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कल्टीवेटर किस तरीके से वर्क करता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड। तो आप सभी को इसका आंसर आई होप पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। नेक्स्ट प्रोसेस है लेवलिंग। जब हमारी सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, मैंने बताया था सॉइल जब सॉफ्ट हो जाती है तब वो कैसी हो जाती है, ऊबड़ खाबड़, मतलब अप डाउन इस तरीके की। उसे फ्लैट करना होता है, उसके लिए कौन सा स्टेप होता है, लेवलिंग कहते हैं। आफ्टर प्लॉइंग द प्लोड लैंड is leveled and pressed tightly with the help of wooden plank और iron leveler। इसका मतलब है जब प्लोइंग हो जाती है तो वो जो लैंड होता है उसे लेवल किया जाता है और प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है टाइटली। किसकी हेल्प से, एक लकड़ी के फट्टे जिसे हम वुडन प्लैंक, बहुत लंबी सी लकड़ी होती है भारी, वो जब खेत पे चलती है तो सॉइल अपने आप दब जाती है। या फिर किसका यूज करते हैं, आयरन के लेवलर का। ये आयरन लेवलर कैसा होता है, तो आयरन लेवलर होता है कुछ इस तरीके का जैसा भी आपको दिख रहा है। ऐसा करा क्यों जाता है, लेवलिंग करी क्यों जाती है, तो उसके पीछे रीजन है, इट इज डन बिकॉज टू क्रश दी बिग पीसेस ऑफ सॉइल और क्रम। मतलब सॉइल के बड़े बड़े जो पीसेस बच जाते हैं उनको हम क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम्स। तो उन क्रम्स को फोड़ने के लिए, सॉइल के मिट्टी के बड़े बड़े डेलों को फोड़ के क्रश करके मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, लेवलिंग का यूज किया जाता है। लेवलिंग प्रिवेंट्स दी सॉइल इरोजन। जब हम सॉइल को टाइटली प्रेस कर देते हैं तो सॉइल जो होती है वो हल्की सी क्या हो जाती है, ऊपर की लेयर उसकी एकदम हार्ड हो जाती है और इस वजह से सॉइल का इरोजन होने से रुक जाता है। क्योंकि अगर हवा चलेगी तो सॉइल उड़ सकती है, तो हमने उसे प्रेस कर दिया है जिससे सॉइल थोड़ी हार्ड हो जाए और वो एयर और विंड के साथ ना बह जाए, मतलब उसका इरोजन ना हो जाए। अब एक बार देख लेते हैं लेवलिंग कैसे होती है। जैसा आपको दिख रहा है एक आयरन लेवलर इस ट्रैक्टर से अटैच्ड है और ये क्या कर रहा है, फार्म को लेवल कर रहा है। इस स्टेप को कई बार किया जाता है जिससे धीरे धीरे सॉइल के जो आपको क्रम्स दिख रहे हैं, डेले दिख रहे हैं, वो टूट जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारा लैंड क्या हो जाता है, एकदम लेवल्ड हो जाता है। आई होप अब आप सभी को लेवलिंग समझ में आ गई हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसका नाम है सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड का मतलब मैंने क्या बताया था आप सभी को, कि सीड को जमीन में बोना। ठीक है, उसे कहते हैं सोइंग ऑफ सीड। सो द प्रोसेस ऑफ scattering or putting seeds into the ground is called sowing। मतलब वो प्रोसेस जिसमें सीड्स को या तो छिड़का जाता है, स्कैटर किया जाता है, या फिर पुट किया जाता है, रखा जाता है जमीन के अंदर। ठीक है, जमीन के अंदर डाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। लेकिन जमीन में बोने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना कि जो हमारा सीड है वो कैसा है, अच्छी क्वालिटी का है। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो उसमें से पौधे नहीं उगेंगे। तो सबसे पहले हम सीड को सेलेक्ट करते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी, फ्री फ्रॉम इंफेक्शन एंड डिजीजेस। जो अच्छी क्वालिटी का सीड होगा वो कैसा होगा, साफ होगा और हेल्दी होगा और उससे कोई भी इंफेक्शन या बीमारी नहीं होगी। मतलब उससे जो पौधा उगेगा वो अच्छी फसल देगा हमें, ठीक है, अच्छा आउटपुट देगा और उस पौधे में बीमारी नहीं लगेगी। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है किस तरीके से एक गुड क्वालिटी सीड को सेलेक्ट किया जाता है, सोचिए जरा इस बारे में। देखिए मैं बताता हूँ।
जैसे हम सबके घर में जब कभी भी राजमा बनता है या छोले बनते हैं या दाल बननी होती है, तो हम सबकी मदर क्या करती हैं? सबसे पहले उसके जो बीज होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उसे पानी में भिगो के रखती हैं। और जब पानी में भिगो के रखती हैं तो आप सभी को पता है, जितने भी बेकार बीज होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करने लगते हैं और अच्छे सीड्स कहाँ हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो ये सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका है। जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे और बेकार सीड्स क्या होंगे? ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। खराब जिसमें कीड़े लगे होते हैं, इन सीड्स को हटा के फेंक दिया जाता है और अच्छे सीड्स को यूज कर लिया जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड। अब सीड को भी जमीन में बोने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सोइंग बाय हैंड, मतलब अपने हाथों से एक एक सीड को जमीन में बोना। या फिर दूसरा तरीका है मैकेनिकल, किसी मशीन का यूज करना, जिसे बोलते हैं हम सीड ड्रिल। दैट इज सोइंग विद अ सीड ड्रिल। सोइंग विद अ सीड ड्रिल is considered better than sowing with hand. सीड ड्रिल से सो करना ज्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू हाथों से सो करना। ऐसा क्यों? बिकॉज द सीड्स आर इन रेगुलर रोज। अगर हम मशीन का यूज करेंगे तो जो बीज होंगे वो प्रॉपरली उन बीज के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस होगा उन बीज के बीच में। लेकिन अगर हम हाथों का यूज करते हैं तो हो सकता है डिस्टेंस क्या हो जाए? कहीं कम हो जाए, कहीं क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो रेगुलर इंटरवल पे ये बीज रहे, इसलिए मशीन का यूज करना, मतलब सीड ड्रिल का यूज करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल में बहुत ही कम समय लगता है और सारे बीज पूरे खेत में हो जाते हैं। और लेबर की जरूरत भी क्या होती है? ना के बराबर। अब ये सीड ड्रिल दिखती कैसी है? तो सीड ड्रिल होती है इस तरीके की। ठीक है, इसमें यहाँ पे बीज भर दिए जाते हैं और इस पोर्शन से थोड़ी थोड़ी देर में एक एक करके बीज गिरता जाता है। और ये देखो कल्टीवेटर अटैच्ड है, तो कल्टीवेटर इसमें जगह बनाएगा जमीन के अंदर और ऊपर से बीज गिर जाएगा और फिर ये कल्टीवेटर इसके ऊपर मिट्टी भर देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज आप एक बार देख लें कि सीड ड्रिल कैसी होती है एक्चुअली और किस तरीके से वर्क करती है। तो जैसा आप सभी को दिख रहा है, सबसे पहले क्या होता है? उस सीड ड्रिल के पोर्शन में बीज डाले जाते हैं और आपको यहाँ पे किसके बीज दिखाई दे रहे हैं? यस, पीनट्स के। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैक्टर मूव किया जाता है पूरे खेत में और यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे पाइप्स दिख रहे हैं, इन पाइप्स के थ्रू बीज गिरते रहते हैं नीचे। और ये आपको एक आदमी दिखेगा, वो इस बीज के ऊपर सॉइल को ढक देगा जिससे बीज सॉइल के अंदर दब जाए और हमारा पौधा उग जाए। जल्दी से एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सीड ड्रिल किस तरीके से वर्क करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हम सॉइल को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हमने पढ़ा सोइंग ऑफ सीड, मतलब बीज को बोते हैं। अब जब बीज बो दिया, उस बीज को फूड चाहिए, इसलिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे सॉइल में? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है repeated growing of crops in the same field removes a lot of precious minerals, organic matter and other materials from the soil। मतलब जब हम लगातार किसी भी एक खेत में कई क्रॉप्स उगाते हैं तो उससे उस खेत की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब उस खेत के अंदर, उस फार्म के अंदर जो मिनरल्स थे, जो ऑर्गेनिक मैटर था, आप लोगों को याद होगा ऑर्गेनिक मैटर क्लास 7th में पढ़ा था जिसे आप लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। तो वो ऑर्गेनिक मैटर
और बाकी सारे मटेरियल सॉइल से क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये एक बार दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में अंतर क्या है। तो बेटा सबसे पहले मैन्योर के बारे में देखिए। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड फार्म वेस्ट। जो मैन्योर होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है यहाँ पे वो चीजें जो डिकम्पोज हो जाती हैं। आप सभी ने गोबर वाली खाद के बारे में सुना होगा। तो जो वो गोबर की खाद है उसे हम देसी खाद भी कहते हैं, जो कि हमने कैसे बनाई है, चीजों को डिकम्पोज करके। आपने देखा होगा कि गोबर को, काऊ डंग को और बाकी सब्जियों के मटेरियल को, कोई प्लांट है वो मर गया तो उसकी लकड़ियां एक जगह इकट्ठा करके रख दी जाती हैं काफी लंबे समय के लिए। धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने लगती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, खाद में, जिससे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब क्या है, फर्टिलाइजर्स दरअसल क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में रिएक्शंस करा के क्या बनाए जाते हैं, केमिकल्स बनाए जाते हैं। और वो केमिकल्स क्या नाम से जाने जाते हैं, फर्टिलाइजर्स नाम से जाने जाते हैं। जबकि मैन्योर कहाँ बनाए जाते हैं, मैन्योर बनते हैं आपके फार्म्स में, खेतों में, या खाली प्लॉट में, या फिर कोई भी खाली जगह जहां मिल जाती है वहां पे बनते हैं। मैन्योर्स नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वांटिटीज एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो मैन्योर जो है उसे काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में खेत में डालना होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बने होते हैं, केमिकल्स हैं, तो उनके अंदर पहले से ही न्यूट्रिएंट्स बहुत होता है और इसी वजह से उसे कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। कैसे, क्योंकि मैंने बताया था मैन्योर जब बनता है तब हम उसमें क्या क्या डालते हैं, हम अगर कोई एनिमल मर गया तो उसको भी डाल दिया जाएगा, सब्जियां जो सब्जी के छिलके होते हैं वो भी डाल दिए जाएंगे। इसी तरीके से प्लांट जो मर जाते हैं उन्हें भी डाल दिया जाता है और ये सारी चीजें डिकम्पोज होके मैन्योर बनाती हैं, मतलब उसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी काफी होती है। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बने होते हैं, किसी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं बने। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि एनिमल वेस्ट डला है, वो तो केमिकल रिएक्शन से बने, वो केमिकल्स है, तो इसी वजह से उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये एक कमी है फर्टिलाइजर्स की। लेकिन फर्टिलाइजर्स के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला फायदा है कि उसको स्टोर करने के लिए बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं फर्टिलाइजर्स के और वो उसमें स्टोर करे जा सकते हैं आसानी से। जबकि मैन्योर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सर देसी खाद है, वो तो गंदी स्मेल करेगी क्योंकि वो गोबर से बनी है, बाकी चीजों से, तो उसे स्टोर करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस मैन्योर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है तो वो जगह भी ज्यादा, स्पेस भी ज्यादा कैप्चर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पॉल्यूशन। मतलब अगर हम फर्टिलाइजर्स का हद से ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा। हम सबको पता है फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं और ये केमिकल्स जब जमीन में डाले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सॉइल को पॉल्यूट करेंगे और मतलब बारिश होगी
और ये पानी बहता हुआ नदियों में जाएगा तो फिर वाटर को भी पॉल्यूट कर देंगे। तो इसी वजह से कभी भी एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए किसका, फर्टिलाइजर्स का। एक और डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर का, वो है इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस। मतलब ये क्या करता है, पीएच चेंज कर देता है सॉइल का। आप सभी को पता है कि ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। अब जब कभी भी आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो सॉइल भी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। मतलब सॉइल का जो पीएच होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आई होप आप सभी को याद होगा पीएच स्केल जो हमने पढ़ा था। इसी वजह से आपने सुना होगा कि जब कभी भी हम किसी पौधे में ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब खाद डाल देते हैं तो उसकी रूट्स क्या होती हैं, बर्न होने लगती हैं, जलने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर हम बिना मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किए लैंड में न्यूट्रिएंट्स दोबारा से नहीं ला सकते। उसका भी एक तरीका है और उस तरीके को बोलते हैं लीविंग द लैंड फैलो। मतलब लैंड को खाली छोड़ दो, ठीक है, उस पर कुछ भी खेती ना करो। अगर आप लैंड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दोगे, उस पर खेती नहीं करोगे, तो उस लैंड में न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाएंगे। When the land is left fallow for a certain period of time, the land replenish its nutrients by itself। तो ये वही लिखा है कि जब लैंड को आप कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हो तो उस लैंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे, आप लोगों ने सुना होगा आदिवासी लोग क्या करते थे, एक लैंड पे खेती करी, मान लो ए पे, फिर उधर खेती करने के बाद जो फसल रेडी हो गई तो दूसरी जगह पे चले जाते थे और बी लैंड पे खेती करना चालू कर देते थे। जब यहाँ खेती कर लेते थे तो कहाँ चले जाते थे, सी पर चले जाते थे और सी लैंड पे खेती करना चालू कर देते थे। फिर यहाँ से छोड़ के डी पे चले जाते थे और इस तरीके से धीरे धीरे वो अपनी जमीन चेंज करते रहते थे। उससे फायदा क्या होता था, जब वो डी पे खेती करते थे तब तक ए पे जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल में वो दोबारा से आ जाते थे और फिर वो डी छोड़ के वापस से ए पे आ जाते थे और इस तरीके से एक एक करके सारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स फिर से बार बार आने लगते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अगर कोई किसान अपने खेत को मान लो 6 महीने साल भर के लिए खाली छोड़ देगा तो फिर वो कमाएगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम में ये जो तरीका है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज भी कई सारे आदिवासी लोग हैं, ट्राइब्स हैं, जो इस तरीके को अपनाते हैं जंगलों में रह के। अब पढ़ते हैं हम क्रॉप रोटेशन के बारे में। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इंश्योर्स that the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of the soil fertility। इसका मतलब क्या है, क्रॉप रोटेशन में हम ये इंश्योर करते हैं कि एक तरीके की क्रॉप को हम बार बार किसी भी जमीन पे नहीं उगाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम सेम तरीके की क्रॉप बार बार उगाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। ऐसा कैसे, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसी क्रॉप जो क्या करती हो, सी टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हो, फिर उसके बाद फिर हम एक और नई क्रॉप लगाएंगे जो क्या करती हो, डी टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हो। इसका मतलब हर बार क्या करनी होती है, क्रॉप चेंज करनी होती है जिससे कि न्यूट्रिएंट सारे खत्म ना हो। और जब ये फसल लगी होगी जो डी तरीके के न्यूट्रिएंट्स लेती है, तब तक ए बी सी दोबारा से सॉइल में आ जाएंगे और फिर हम ए वाली क्रॉप लगाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो खेत में एक टाइम क्या करते हैं, जैसे गेहूं करते हैं,
फिर कोई और फसल लगाते हैं, फिर कोई दाल की फसल लगा देंगे। इस तरीके से बार बार जब हम क्रॉप को चेंज करते हैं तो उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। बताइए जल्दी, ए बी सी डी में से वो प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं और टर्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्टली उसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज। तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कहां से आता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट से आता है, उसे क्या कहते हैं हम? बताओ, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन या एग्रीकल्चर? एग्जैक्टली उसका आंसर है मैन्योर, देसी खाद जिसे कहते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने बाकी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है हेड स्टार्ट अस। आपको हेड स्टार्ट अस सर्च करना है फेसबुक पे और आपको हेड स्टार्ट एजुकेशन का पेज मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।